1995 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच सामंजस्य के द्वारा एक कॉरपोरेशन का गठन हुआ। और क्योंकि दिल्ली में उस वक्त इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका था, यहाँ व्हीकल्स की संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि दिल्ली को मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का दर्जा दे दिया जा चुका था। जब मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का कारण देखा गया तो ये पाया गया कि जो 2/3 पोल्यूशन है वो इन कारों के द्वारा उगला जाने वाला धुआं था। यदि इनकी संख्या को कम करना है तो उसके लिए किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले केवल बसों के रूप में होता था, जिसमें लोग ठसाठस भरे रहते थे, और इतनी गर्मी के मौसम में नॉन एसी बसेस हुआ करती थी। स्त्री तो स्त्री, पुरुषों का भी हालत ख़राब होता था। जेब कतरे बसों में भीड़ भड़ी चढ़ जाते थे, और जो ऑफिस गोयर्स बाबू होते थे उनकी पिक पॉकेटिंग कर लेते थे, औरतों के पर्स छीन लेते थे, और दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ पिक पॉकेटिंग घटनाएं बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। इस प्रकार ऐसे में एक 4 मेंबर्स की कमेटियां बनाई गई, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी और श्रीधरन को लिया गया। और इनका कार्य था किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना, एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करना जो DMRC को हेड कर सके, जो इसका मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जा सके, और जो इसकी पूरी रूपरेखा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में डाल सके। अनेक राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ हुए, कई लोगों को बुलाया गया, कई एक्सपर्ट्स इंजीनियर्स को बुलाया गया, लेकिन भारत में ऐसा कोई भी इंजीनियर, कोई भी ऐसा व्यक्ति इस कमेटी द्वारा नहीं लिया गया। और अंत में इन्होंने फैसला किया कि क्यों ना श्रीधरन कोई इसका डायरेक्टर नियुक्त कर दिया जाए, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी कलकत्ता मेट्रो रेल का भी तजुर्बा है। ये जापान जाकर ट्रेनिंग भी ले चुके थे, और यहाँ भी इनके पास में काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। कोंकण रेलवेज़ भी अभी ये बनाकर आए थे, जहाँ पर इन्होंने अनेक सुरंगें और ब्रिजेस का निर्माण भी किया था। मगर जो दिल्ली में बैठे हुए भारत सरकार के और दिल्ली सरकार के अधिकारी लोग थे, उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा एक 65 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को DMRC का हेड कैसे बनाया जा सकता है। तभी वहाँ पर बाला सुब्रमण्यम, जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि जब एक देश का हेड 75 वर्ष की आयु का व्यक्ति हो सकता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड एक 65 वर्ष की आयु का व्यक्ति क्यों नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद भी इन लोगों को श्रीधरन बिल्कुल हजम नहीं हो रहे थे, और उन्होंने ये कहकर कि इनका मेडिकल अवश्य कराना चाहिए। इनका रेलवे डॉक्टर्स के द्वारा मेडिकल कराया गया, जिसमें ये बिल्कुल हृष्ट पुष्ट पाए गए, और इन्होंने मेडिकल को सक्सेसफुली कंप्लीट किया, को पास किया। उसके बाद तुरंत इनका अपॉइंटमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर किया गया। दोस्तों, जब इनका मेडिकल यहाँ पर हो गया, जब इनको एक सिलेक्शन लेटर दे दिया गया, और अब ये डिसाइड हो गया कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर DMRC श्रीधरन ही होंगे, तब इन्होंने इस पूरी कमेटी के सामने, दिल्ली सरकार, भारत सरकार के सामने एक शर्त रखी। क्योंकि मेरे कुछ पिछले ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस हैं जिनके कारण प्रोजेक्ट हमेशा पिछड़ जाते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि इन शर्तों को पहले आप सुन लें। सबसे पहली शर्त ये है कि कोई भी विभाग, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जो बीच में हस्तक्षेप करे, ऐसा किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बीच में नहीं आना चाहिए। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हमें आती है, तो जिस भी कंसर्न विभाग के साथ में हमें समझौता करना पड़े, वो विभाग उस काम को करके पूरा हमें देगा, हम उस विभाग के पास नहीं जाएंगे। एक अन्य शर्त ये थी कि जहाँ से भी हमें एक्वायर करना पड़े, जहाँ से लैंड एक्वायर करनी पड़े, जहाँ से कोई बिल्डिंग तोड़नी पड़े, जहाँ से कोई मकान तोड़ना पड़े, ये सब डीलिंग्स दिल्ली सरकार करेगी, भारत सरकार देखेगी, और इसको जो लॉ एंड ऑर्डर का डिसिप्लिन, ये सब आपको देखना है। जब ये सारी शर्तें इनकी मान ली गई, तब इन्होंने इसको स्वीकार किया और अपनी टीम का गठन प्रारंभ किया। जो कुछ लोग ये लेकर आए थे भारतीय रेलवे से, कोंकण रेलवे से, उन सब के साथ इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट किया, इंटरव्यू स्टार्ट किए, और इन्होंने 100 व्यक्ति 18 से 30 वर्ष की आयु के 100 इंजीनियर्स इन्होंने सेलेक्ट किए। हालांकि शुरू में इन्होंने थोड़ा समय लगाया,
तब कुछ IAS ऑफिसर जो दिल्ली सरकार में, भारत सरकार में बैठे थे और इनके अगेंस्ट थे, उन्होंने कहना शुरू किया कि इतनी लेट ये कर रहे हैं, पता नहीं ये प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे या नहीं। लेकिन जब एक बार इनकी पूरी टीम बन गई, जब इन्होंने सिलेक्शन कर लिया, तो उसके बाद जब 1997 में इन्होंने जैसे ही काम चालू किया तो काम को इतनी तीव्र गति से प्रारंभ किया कि उन्हीं लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। और इन्होंने 1997 से कंस्ट्रक्शन काम प्रारंभ कर 2002 में जो पहली लाइन मोस्ट बिजिएस्ट प्लेस पर थी, शादरा से लेकर 30 हजारी तक, जिसकी लंबाई लगभग 8.5 किलोमीटर थी, उसका उद्घाटन उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। वहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती दिला दीक्षित और उसके अलावा अर्बन मिनिस्टर और अनेक नेता वहाँ पर उपस्थित रहे। इसके बाद इन्होंने इस लाइन का नाम रेड लाइन रखा और इसका एक्सटेंशन रिठाला से लेकर गाजियाबाद न्यू बस अड्डे तक किया। इनका ये मानना था कि NCR से लेकर दूसरे कोने दिल्ली तक यदि कोई मेट्रो लाइन काम करेगी तो वो सबसे बिजिएस्ट रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिलेगा। इसके बाद इन्होंने और सेकंड फेज बनाना प्रारंभ किया। पहला फेज इनका हालांकि 2006 में जाकर पूरा हुआ और जब दूसरा फेज इन्होंने प्रारंभ किया तो दूसरा फेज इनका 2011 में जाकर पूरा हुआ। और जब दूसरा फेज इनका पूरा हुआ तब येलो लाइन और ब्लू लाइन पूरी हो चुकी थी और येलो लाइन इनकी समयपुर बादली से प्रारंभ होकर वो हुड्डा सिटी सेंटर गुरुग्राम तक जाती थी। और जो तीसरी लाइन ब्लू लाइन थी उसके अंदर इन्होंने 2 लाइंस बनाई, जिनमें एक लाइन द्वारका सेक्टर 21 से लेकर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक और दूसरी लाइन यमुना बैंक से लेकर वैशाली गाजियाबाद तक जाती थी। इस प्रकार इन्होंने रेड लाइन, उसके बाद येलो लाइन और उसके बाद इन्होंने ब्लू लाइन बनाई। और 2011 के आते आते इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया क्योंकि उस वक्त तक इनकी आयु 84 वर्ष की हो चुकी थी और इन्होंने अपने जीवन में 36 वर्षों तक भारतीय रेलवे के साथ काम किया, 7 वर्षों तक इन्होंने कोंकण रेलवे के साथ काम किया और 16 वर्ष तक इन्होंने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ काम किया। इस प्रकार यदि कुल काम इनका देखा जाए, जो एक्टिव कार्य इन्होंने किया वो 59 वर्षों तक लगातार किया। 1954 से 2011 तक इन्होंने लगातार किसी न किसी बड़े और अच्छे प्रोजेक्ट पर इंडिपेंडेंटली काम किया। उसके बाद 2011 में ये यहाँ से रिज़ाइन करके 2012 में इन्हें बीजेपी ज्वाइन करा दी गई और 2012 में ये बीजेपी के सदस्य बने और 2014 में इन्होंने कोझिकोड से सांसद के लिए इलेक्शन लड़ा, लेकिन ये बीजेपी की टिकट से वहाँ से हार गए। 2016 में इन्होंने बीजेपी से रिज़ाइन कर दिया और बेंगलुरु में आकर ये अपना एक सामान्य जीवन जीने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों में इनकी पत्नी की माताश्री का देहांत हो गया, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। ये उसकी देखभाल के लिए जब वहाँ गए तो वो थोड़े ही दिन जिंदा रहीं। उसके बाद जब उनका देहांत हो गया तो वो मकान, क्योंकि इनकी पत्नी के नाम पर था, इन दोनों पति पत्नी को वहाँ पर रहना पड़ा। ये मकान एक बहुत शानदार 1 एकड़ में बना हुआ मैंशन था जिसके चारों तरफ 20 एकड़ ज़मीन थी, जिसे इनके डॉक्टर पिता ने एक अंग्रेज अधिकारी से 1947 में जब देश आज़ाद हो रहा था तब उनसे लिया था। इस प्रकार ये शांति से आज 92 वर्ष की इनकी आयु हो गई है। ये वहीं पर दोनों पति पत्नी रहते हैं, क्योंकि जो कोची मेट्रो है उसके ये सलाहकार के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। उनके एडवाइज़र के रूप में कोची के लोगों के स्पेशल इनविटेशन पर, कोची के लोगों के अनुरोध पर ये वहाँ पर काम करते हैं। वहाँ पर इन्हें स्पेशली एडवाइज़र के रूप में काम करने के लिए इनसे रिक्वेस्ट की है लोगों ने। तो जिस स्थान पर ये रहते हैं कोझिकोड से लगभग, कोचीन से लगभग 20 किलोमीटर दूर, ये हफ्ते में 2 बार कोची मेट्रो को देखने के लिए जाते हैं। कई बातें इन्होंने बताई कि जिस कोची ब्रिज रेलवे की इन्होंने अभी कोची मेट्रो के लिए जिसको अभी तुड़वाया, उसका निर्माण भी कभी इन्होंने जब प्रारंभ में सबसे पहले कोची में अपॉइंट हुए थे तो इन्होंने ही करवाया था। इस प्रकार मैं आपको ये बता दूं कि एक कर्मठ कार्यकर्ता
एक मेहनती, एक ईमानदार, एक लगनशील व्यक्ति, एक मोरली इतना स्ट्रांग व्यक्ति, जिन्होंने पूरे जीवन भर मेट्रोज में कहते हैं कि जब इन्होंने काम किया तो इनके हाथ से 10 लाख करोड़ का इनके हाथ से पैसा गया, लेकिन इन्होंने एक भी पैसे को कभी इधर से उधर नहीं किया। इनके ऊपर कभी किसी प्रकार का व्यभिचार का, कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। 2010 में जिस वक्त हमारे यहाँ खेलों का आयोजन हो रहा था, कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हो रहा था, और उस वक्त यहाँ की मुख्यमंत्री, यहाँ के अनेक नेताओं, यहाँ गोल स्कैम या 2G स्कैम और ना जाने कितने स्कैम्स पर यहाँ मंत्री जेल जा रहे थे, पॉलिटिशियंस जेल जा रहे थे, अनेक IAS ऑफिसर जेल जा रहे थे। ऐसे समय पर भी इन्होंने लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन इधर से उधर किया, मगर इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। धन्य है ऐसे व्यक्ति, ऐसे महान व्यक्ति इस धरती पर बहुत कम पैदा होते हैं। दोस्तों, मैं उनकी लंबी आयु की दुआ करता हूँ, और मेरी अपनी ये परम इच्छा है कि जितने लंबे समय तक वो जिएं, वो एकदम स्वस्थ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस देश की सेवा कर पाएँ। कम से कम वो एडवाइजरी का काम तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, इतना एक्सपीरियंस उनके अंदर है। इन्हीं शब्दों के साथ, ये पूरी कथा के साथ, उनके बारे में पूरा ये बताने के बाद मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। आशा है आपको ये वीडियो इस सीज़न के बारे में अच्छा लगेगा। आप इसे ध्यान से सुनिए और ये जानिए कि जो लोग एक भी पैसे की बेईमानी नहीं करते, वो भी जीवन में बहुत ऊपर तक जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।